Hi everyone, a very warm welcome. I really hope that you people are fine. For the ones who don't know me, I am Khushi Vasin and I am going to take your political science. And अभी तक अगर आप लोगों ने पावर शेयरिंग का पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज देख लो और आज हम पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं पावर शेयरिंग का. एंड फॉर द वंस जिनको नहीं पता, मैंने आप लोगों को केस ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम एनसीईआरटी से करवा दिया है. वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन हम लोग शुरू से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हमें किसी भी चीज का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और हम एक हैबिट बिल्ड कर सके एनसीईआरटी पढ़ने की. भैया तो शुरू करते हैं. अच्छा, तो बाय द वे वो बच्चे जो आज पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, मैं पावर शेयरिंग जितना मैंने कराया है ना उसको मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. 5 मिनट में, स्टार्टिंग के 5 मिनट छोटा सा रिकैप करते हैं, क्विक रिविजन करते हैं, फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे पे. तो शुरू करते हैं, लेट्स जस्ट बिगिन. तो अगर हम पावर शेयरिंग की बात करें ना, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया पावर शेयरिंग क्या है. मैंने आपको ये एनसीईआरटी से पढ़ाया था, ये नोट्स है, एनसीईआरटी भी सेम ही है. सो पावर शेयरिंग क्या है इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात किया था. पावर शेयरिंग क्या चीज है भैया? एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इंपॉर्टेंट टू डिजाइन डेमोक्रेसी. भैया आज हमारे देश के अंदर पावर शेयरिंग है, मतलब हमारे देश के अंदर लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉस को एग्जीक्यूट करता है और जुडिशरी पनिश करता है रॉन्ग डूअर को. तो हर किसी का काम अपना अलग अलग बटा हुआ है और हर कोई जो है वो अपने एरिया में काम कर रहा है. ठीक है जी, तो उसी को कहते हैं पावर शेयरिंग. उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पावर शेयरिंग कहते हैं जब हर एक ग्रुप अपना काम कर रहा है और दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर रहा, येट आपस में दूसरे का काम जो है उस पर नजर भी रखे हुए हैं कि भैया कोई भी एक इंसान या एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो गलत तरीके से अपने काम को अंजाम ना दे. सो इसको हम पावर शेयरिंग कहते हैं और ये बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए. अच्छा, तो अब आपके इस चैप्टर के अंदर ना दो चीजें दे रखी हैं. एक बेल्जियम का केस बता रखा है, श्रीलंका का केस बता रखा है. ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ. डिटेल में देखना है तो वो वीडियो देखो, नहीं तो शॉर्ट रिकैप यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं. सो बेल्जियम का केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. बेल्जियम एक बहुत छोटी कंट्री है यूरोप के अंदर, ठीक है जी. और ये बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1 करोड़ है. 1 करोड़ तो हमारे हरियाणा की आधी पॉपुलेशन हो गई. ठीक है, हमारे हरियाणा की आधी पॉपुलेशन बेल्जियम की पूरी कंट्री की पॉपुलेशन है. इमेजिन. सो बेल्जियम इज अ वेरी स्मॉल कंट्री इन यूरोप विद द पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 करोड़. 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, जो अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा है. कंट्री का जो टोटल पॉपुलेशन है, मतलब अगर कंट्री में 100% लोग रहते हैं तो 100 में से 59% ऑफ द पीपल जो है वो डच लैंग्वेज बोलते हैं, 40% ऑफ द पीपल जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और 1% ऑफ द पीपल जो है वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं. जिस बच्चे को लग रहा है मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, तो वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, बट मैं आप लोगों को दोबारा से एक रिकैप दे रही हूँ. तो बेल्जियम के अंदर 100 में से 59% कौन है? डच. 40% कौन है? फ्रेंच. और 1% कौन है? जर्मन. तो मेजोरिटी में कौन हुआ? डच स्पीकिंग पीपल मेजोरिटी में हुए. अब बेल्जियम का कैपिटल क्या है? बेल्जियम का कैपिटल है बेटा ब्रुसेल्स. ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम. तो इधर क्या कॉम्पोजिशन है? ठीक है, जैसे इंडिया है, इंडिया का कैपिटल क्या है? दिल्ली. तो इंडिया की कॉम्पोजिशन अलग होगी, दिल्ली की कॉम्पोजिशन अलग होगी. तो ब्रुसेल की कॉम्पोजिशन क्या है? ब्रुसेल के अंदर लगभग 80% फ्रेंच पीपल थे और 20% डच पीपल थे. सबको समझ में आ गया? जो कैपिटल है देश का उसके अंदर फ्रेंच मेजोरिटी में थे और डच माइनॉरिटी में थे, और पूरे देश में अगर देखा जाए तो डच मेजोरिटी में है, फ्रेंच माइनॉरिटी में और जर्मन माइनॉरिटी में है. ठीक है जी. जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है ना पूरी कंट्री के, जो माइनॉरिटी 40% ऑफ द पीपल है जो फ्रेंच बोलते हैं, वो रिच पावरफुल लोग हैं. ये तो यार उल्टा हो गया ना. जनरली वो लोग रिच पावरफुल होते हैं जो लोग तुम्हारा, एक मिनट, जनरली वो लोग पावरफुल होते हैं जो लोग तुम्हारा मेजोरिटी में होते हैं. ठीक है जी. बट यहाँ पे माइनॉरिटी वाले लोग पावरफुल थे. एंड सो इनको इकोनॉमिक बेनिफिट काफी मिलता था, डेवलपमेंट, एजुकेशन में काफी बेनिफिट मिलता है. ये सारी चीजें मैं आपको करा चुकी हूँ, जिसकी वजह से फ्रेंच और डच के बीच में क्या हो गई? टेंशंस आने लग गई थी. डच और फ्रेंच के बीच में काफी टेंशन आने लग गई थी. डच बोल रहा था भैया हम मेजोरिटी में और फायदा किसको मिल रहा है? फ्रेंच को मिल रहा है. और यही है जिसकी वजह से 1950s और 1960s में इन आपस में इन दो कम्युनिटीज के बीच में काफी झड़प हुई, काफी लड़ाइयां हुई. ठीक है, कब का? 50s एंड 60s में. अब जी क्या होता है
कि अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कहा गवर्नमेंट ना या तो बात को बिगाड़ देती है या बात को सवार लेती है। तो इस गवर्नमेंट ने, बेल्जियम की गवर्नमेंट ने बात को सवार लिया, बात को संभाल लिया, और 1950s एंड 60s फ्रेंच और डच के बीच में लड़ाई हुई। लेकिन 60 के बाद 70s ऑनवर्ड्स, 1970s ऑनवर्ड्स जो है, गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम ने कुछ ऐसे लॉज निकाले जिन लॉज से सब लोग शांत हो गए। कौन से थे वो लॉज? और वो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने को अमेंडमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चेवाड़ी? अमेंडमेंट कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब हम बदलाव लाते हैं उसको क्या कहा जाता है? अमेंडमेंट कहा जाता है। सो बेल्जियम गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाए फ्रॉम 1970s टू 1993। ये डेट्स याद रखना है सबको। बेल्जियम लीडर्स ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया, 4 बार अमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशन को, एंड टू रन द गवर्नमेंट। हियर आर सम एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल। कौन कौन से? सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या कहा? ये पूरा 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का तुम लोगों को, 10th वाले बच्चों, पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि what were the changes, what were the amendments that the Belgium government brought. So the constitution prescribes that a number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. ये बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच और डच मिनिस्टर्स जो है वो इक्वल होंगे, इस बारे में बात करी। स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाएंगे ताकि लैंग्वेज, लोगों की लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया जा सके। एंड डज नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलैटरली। और कोई भी सिंगल कम्युनिटी इतनी पावरफुल नहीं हो जाएगी कि वो सबके डिसीजंस ले पाएगी, सबके बिहाफ पे डिसीजंस ले पाएगी। डच भी सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल नंबर में होंगे और फ्रेंच भी सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल नंबर पे होंगे। ठीक है, ये पहली अमेंडमेंट थी। दूसरी अमेंडमेंट क्या थी? दूसरी अमेंडमेंट थी द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट टॉप पे होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट को अगर कुछ भी करना होता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के करती है। यहाँ पे बोल दिया गया कि भैया स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है। सो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे के साथ बराबर होंगी। स्टेट एंड सेंटर को इक्वल कर दिया गया। हमारे देश में क्या है? हमारे देश में सेंटर और स्टेट में से कौन बड़ा है? सेंटर बड़ा है, बट यहाँ पे क्या कर दिया गया? इक्वल कर दिया गया। ठीक है जी। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड ब्रुसेल्स, ओके, जो कैपिटल है बेल्जियम का, ब्रुसेल, उसके अंदर दोनों कम्युनिटीज की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी। बेटा ब्रुसेल का कॉम्पोजिशन क्या बताया मैंने? 80% फ्रेंच और 20% डच। लेकिन ये बोला गया कि ब्रुसेल के अंदर डच की रिप्रेजेंटेशन भी 50% होगी और फ्रेंच की रिप्रेजेंटेशन भी 50% होगी, ताकि आपस में कोई भिड़े ना, सब दोनों की रिप्रेजेंटेशन बराबर हो। एंड अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, एक तीसरे तरीके की गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करी। तो तीसरी अमेंडमेंट समझ में आ गई। चौथी अमेंडमेंट क्या है? चौथी अमेंडमेंट ये है कि देखो हमारे देश में क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, लोकल, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है। इस देश में सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई गई, स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई, और साथ ही साथ एक और तरीके की सरकार बनाई गई जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट उसका नाम था। एक तीसरे तरीके की सरकार जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट, एंड इज सिलेक्टेड बाय द पीपल। और वो जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग उसको इलेक्ट करेंगे, और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है ये रिलीजन, लैंग्वेज, इन सब के डिसीजंस जो है वो लेगी ऑन द बिहाफ ऑफ द कम्युनिटी। सो ये 4 अमेंडमेंट्स थी जिसके बारे में हमने पिछले सेशन में बात करी। अब आते हैं और डिस्कस करते हैं श्रीलंका को। लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट श्रीलंका। श्रीलंका का क्या सीन था? श्रीलंका, ये दोबारा से रिवीजन करा रही हूँ भैया मैं, पढ़ लो ध्यान से। सो श्रीलंका का क्या सीन था? ये एक आइलैंड नेशन है, ओके, इट इज एन आइलैंड नेशन हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ नियरली 2 करोड़। बेल्जियम की डबल पॉपुलेशन है बेटा इसकी। बेल्जियम की पॉपुलेशन लगभग 1 CR थी और श्रीलंका की पॉपुलेशन लगभग 2 CR के करीब है। मतलब कि ये हाफ ऑफ हरियाणा है और ये सेम एज हरियाणा है। ठीक है जी। सो 2 करोड़ की पॉपुलेशन है, सेम एज ऑफ हरियाणा। एंड श्रीलंका की बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन है। यहाँ पे क्या कॉम्पोजिशन है? यहाँ पे जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल है वो 74% है। 74% सिन्हाला स्पीकिंग पीपल है, सिन्हाला लैंग्वेज लोग बोलते हैं। यहाँ पे जो तमिल स्पीकिंग पीपल है वो 18% है। 18% तमिल स्पीकिंग है। और तमिल का भी ना क्या है, तमिल में भी बाइफर्केशन है। तमिल में भी एक है इंडियन तमिल्स और एक है श्रीलंकन तमिल्स।
18% में ही। ठीक है जी, तो इसको याद रखना, ये कॉम्पोजिशन है आपके श्रीलंका की। नाउ मूविंग फॉरवर्ड देन वी गोना डिस्कस अबाउट मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। बेल्जियम में क्या हुआ, डच और फ्रेंच को इक्वल दर्जा दिया गया। यहाँ पे क्या किया सरकार ने, श्रीलंका की सरकार ने क्या किया, मेजॉरिटेरियनिज्म फॉलो किया। मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है, मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि भैया इंडिपेंडेंट कंट्री श्रीलंका के अंदर जो सिन्हाला कम्युनिटी थी, जो 74% थी, उसी को दर्जा दिया गया, उसी को इंपॉर्टेंस दी गई, उसी के बारे में बात करी गई और उसी के लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर सबको इंपॉर्टेंस दी गई। सो श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। इंडिया को आजादी कब मिली थी, 1947। श्रीलंका को आजादी कब मिली, 1948, 1 ईयर आफ्टर इंडिया। ऐसे याद होगा तुम्हें। The Sinhala community was in the majority, so they formed the government. Sinhala community majority में थी 74%, तो उन्होंने सरकार बना ली भैया। And they also formed preferential policies. इन्होंने कुछ preferential policies भी form करी, ठीक है। They also formed some preferential policies that favored the Sinhala applicants for the universities and positions of the government jobs. तो इन लोगों ने भैया कुछ प्रेफरेंशियल पॉलिसीज भी फॉलो करी। एंड दीज मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग्स द श्रीलंकन तमिल्स। अब श्रीलंकन तमिल्स को ही फेवर कर रही थी, सॉरी सिन्हालास को ही फेवर कर रही थी सरकार, तो जिसकी वजह से श्रीलंकन तमिल्स के अंदर क्या आ रहा था, फीलिंग ऑफ एलियनेशन। जो श्रीलंकन तमिल्स उनको बुरा लग रहा था कि यार हम भी तो उतना ही देश का हिस्सा है जितना सिन्हालास है, तो हमें क्यों नहीं फेवर किया जा रहा। So the measures taken by the government gradually increased, और जिसकी वजह से श्रीलंकन तमिल्स जो है वो alienated फील कर रहे थे, उनको लग रहा था यार हमें तो इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जा रही। श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट कि कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रही है और उनको डिस्क्रिमिनेट कर रही है, ऐसा श्रीलंकन तमिल्स को लगने लगा। डिस्क्रिमिनेट कर रही है, उनको जॉब्स नहीं दे रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रही है और उनके इंटरेस्ट्स को इग्नोर कर रही है। श्रीलंकन तमिल ने अब यार अगर आज मेरे को कोई इग्नोर करेगा तो मैं क्या करूंगी, प्रोटेस्ट करूंगी। सिमिलरली उन्होंने क्या करना शुरू करा, अपने हक की लड़ाई लड़नी शुरू करी। उन्होंने कहा जितना ये देश सिन्हालास का है उतना ही ये देश हमारा भी है। तो उन्होंने क्या किया, श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। इन्होंने तमिल को एक ऑफिशियल, इन्होंने बोला कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, ठीक है जी। इन्होंने कहा हमें रीजनल ऑटोनॉमी दो, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, तो ऐसी सारी बातें इन्होंने करनी शुरू करी। इन्होंने कहा हमें जॉब्स और एजुकेशन में रिजर्वेशन दो, जैसे आज हमारे देश में एससीज हो गए, एसटीज हो गए। हमें पता है कि ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, हमें पता है कि शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट जो है वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, इनको सदियों से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। तो हमने इनको क्या किया, इनको कॉम्पनसेशन देने के लिए हमने क्या किया, इनको कॉम्पोजिशन देने के लिए हमने जो है भैया इनको रिजर्वेशन दिया, है ना जी। तो सिमिलरली उन्होंने भी रिजर्वेशन मांगा एजुकेशन और जॉब्स के अंदर, एंड बट देयर डिमांड्स वर रिपीटेडली डिनाइड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन सरकार ने उनकी डिमांड्स को रिपीटेडली डिनाई किया। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइडस्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। ये जो दोनों कम्युनिटीज हैं इनके आपस में डिस्ट्रस्ट हो गए, मतलब कि आपस में ये लोग आपस में इनका बॉन्डिंग अच्छी नहीं रही, एंड इवेंचुअली सिविल वॉर हो गया। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है, सिविल वॉर होता है फाइटिंग विद इन आवर ओन कंट्री। अपने देश में जब लड़ाई होती है उसको सिविल वॉर कहते हैं, जब अपने लोग लड़ते हैं उसको सिविल वॉर कहते हैं। तो रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि जो आपके सिन्हालास थे और आपके जो श्रीलंकन तमिल्स थे या जो तमिल्स थे बेसिकली, उनके बीच में सिविल वॉर छिड़ गई। भैया तमिल्स ने पहले प्यार से समझाने की कोशिश करी कि हमको राइट दे दो, हमको इक्वल स्टेटस दे दो, लेकिन कोई नहीं माना, एंड इवेंचुअली उन्होंने क्या किया, हथियार उठा लिया एट लास्ट। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज को मारा गया, ठीक है। अब ऑब्वियसली जब लड़ाई होती है तो आम लोग जो है को सफर करना पड़ता है, राइट। सो द सिविल वॉर एंडेड इन 2009। ये सिविल वॉर इमेजिन करो, ये सिविल वॉर चल रही थी 1948 से 1956 से, ठीक है, और ये सिविल वॉर जाके 2009 में ठहरी, इमेजिन। एंड जो है इसकी वजह से काफी कंट्री को काफी सेटबैक झेलना पड़ा, इकोनॉमिकली, कल्चरली, एजुकेशनली काफी सेटबैक झेलना पड़ा, ठीक है जी। तो ये आपकी कॉम्पोजिशन है श्रीलंका की, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे 74.9% सिन्हालीज हैं, श्रीलंकन तमिल्स बेटा 11.2% है, इंडियन तमिल्स 4.2% है, श्रीलंकन मूर्स 9.2% है और अदर्स में 0.5% है। तो ये देख लीजिए बेटा, दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। उसके बाद अब हम बात करते हैं, नाउ वी गोना टॉक अबाउट व्हाट, अब हम बात करेंगे अबाउट what we have learned from the stories of Belgium and Sri Lanka. Just give me a minute.
एक मिनट, तो हम लोगों ने कहाँ तक बात कर ली थी? हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, आई गेस यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। इन ये पूरा डिस्कशन हम लोग कर चुके थे, वी डिस्कस्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, यस। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात करेंगे कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, ठीक है? ये आप लोगों के लिए सिर्फ एक रिवीजन था, दिस वाज जस्ट अ रिवीजन फॉर ऑल ऑफ यू पीपल, ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन जो है वो दिमाग में ना रहे। अब हम आते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं। मैं बाय द वे आपको बता दूं कि दिस इज पेज नंबर 6, दिस इज पेज नंबर 6 ऑफ योर बुक ऑफ सिविक्स, तो वो आप निकाल लीजिए। एंड अभी हम लोग क्या है, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं सम रीजंस व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। इससे पहले वाला मैंने आप लोगों को ऑलरेडी रिवाइज करा दिया है, ठीक है जी? सो व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, लेट्स कम एंड डिस्कस दिस। सो भैया पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है? डिजायरेबल का मतलब क्या होता है? पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, क्यों हर देश कहता है कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए? पावर शेयर का मतलब होता है कि ये पावर है और इसको आप अलग 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 जगहों पे शेयर कर दो, क्योंकि अगर आप पावर को अक्यूमुलेट कर दोगे ना, मतलब पावर को एक जगह इकट्ठा कर दोगे, तो जिसके पास पावर होगी वो इतना स्ट्रांग बन जाएगा कि कल को आके आप पे रूल, आप पे हक जमाना शुरू कर देगा। तो पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, इसके बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं। So basically if we discuss, so thus two different sets of reasons can be given in favor of the power sharing. दो different तरीके के reasons हैं जो हम दे सकते हैं when it comes to power sharing। दिख रहा है यार आप लोगों को? मैं थोड़ा सा हल्का सा zoom और कर देती हूँ। I think now it's fine. हाँ जी, तो पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, इसके आपको रीजंस बताने हैं, ठीक है जी? सो दस टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजंस कैन बी गिवन इन द फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। सबसे पहला रीजन, ये आपसे पूरा 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला रीजन क्या है, पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है? बिकॉज पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। दो ग्रुप्स, तीन ग्रुप्स आपस में भिड़ेंगे ही नहीं अगर तुम उनको अपना अपना काम दे दोगे। जैसे घर में होता है यार, घर के अंदर क्या होता है, घर के अंदर मान लीजिए आप है, आपके भाई, 2-3 भाई बहन है। अब आपके घर में लड़ाइयां तभी नहीं होंगी जब आपके पेरेंट्स आप लोगों के बीच का काम जो है वो डिवाइड कर देंगे, है ना? आप लोगों के बीच में इश्यूज तभी नहीं आएंगे जब आप लोगों के बीच का काम डिवाइडेड होगा। आपको पता होगा कि आपको अपने काम से काम रखना है, सामने वाले को पता होगा कि आपको अपने काम से काम रखना है, नहीं तो भाई बहन एक दूसरे के बाल नोचेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी यही वाला सीन है, यहाँ पे भी पावर शेयरिंग इज गुड क्योंकि वो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है, ठीक है जी? सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, possibility of conflict get reduced. This is the first ever reason, ठीक है? सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस, जब सोशल कॉन्फ्लिक्ट होती है आपस में, लोग रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर के बेसिस पे जब लड़ते हैं तो लोग अंधे हो जाते हैं। हमारे देश का हाल देख लो, हमारे देश में एंटी मुस्लिम राइट्स होते हैं, एंटी सिख राइट्स होते हैं, हिंदू मुस्लिम राइट्स होते हैं। तो इवेंचुअली लोग जो हैं उनको जब लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर की बात आती है तो दे डोंट थिंक प्रैक्टिकली। सो इवेंचुअली सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसकी वजह से वायलेंस होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। पावर शेयरिंग जरूरी है, बहुत जरूरी है, ताकि सब लोग अपने काम से काम रखें यार, और सब लोग अपने काम में व्यस्त हो, ताकि किसी को समय ही ना मिले कि आपस में वो लोग भिड़े। So eventually that ensures stability of political order. Imposing the will of the majority community over others may look like an attractive option in short run, but in long run it undermines the unity of the nation. शॉर्ट टर्म में ना मेजॉरिटी को इम्पोज करना सही लग सकता है, बट लॉन्ग रन में वो बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जो माइनॉरिटी है वो इतनी ज्यादा अंदर से भर जाएगी कि उसको नहीं देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल होता नहीं है यार, तुम बड़े हो, तुम्हारे पेरेंट्स अगर तुम्हें ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो जो तुम्हारे छोटे भाई बहन है वो एक दिन कुछ नहीं बोलते, दूसरा दिन कुछ नहीं बोलते, तीसरे दिन कुछ नहीं बोलते, चौथे दिन फिर आ जाते लड़ने।
सिमिलरली यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म में मेजोरिटी पे फोकस करना सही है, बट लॉन्ग रन में अगर सिर्फ आप मेजोरिटी पे ही फोकस करते रहोगे तो वो आगे दिक्कत देगा, काफी दिक्कत देगा, और आपकी यूनिटी ऑफ द कंट्री को क्या करेगा, थ्रेटन करेगा। तो ये पहला रीजन है, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट गेट्स रिड्यूस्ड। ये पहला रीजन है कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, लिख लो इसको। सेकेंड रीजन क्या है, सेकेंड रीजन के बारे में जरा हम लोग बात कर लेते हैं। ओके, तो सेकेंड रीजन क्या है, सेकेंड रीजन है that there is a second deeper reason। एक मिनट, ये नहीं कर रहा उन्होंने, tyranny of majority is not just oppressive of the minorities, it often brings ruin to the majority as well। बेटा जब मेजोरिटी को फोकस किया जाता है और माइनॉरिटी पे ध्यान नहीं दिया जाता तो क्या सिर्फ माइनॉरिटी बर्बाद होता है, नहीं, मेजोरिटी को भी बहुत फर्क पड़ता है। श्रीलंका है, श्रीलंका के अंदर सिन्हालास को फेवर किया गया, सिन्हालास की लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, उनके रिलीजन बुद्धिज्म को ही ऑफिशियल रिलीजन बनाया गया। लेकिन जब सिविल वॉर हुई सिन्हालास और श्रीलंकन तमिल्स की, तो दोनों साइड के लोग मारे गए ना। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ माइनॉरिटी को ही नुकसान होता है, मेजोरिटी को भी रूइन, लॉस पहुंचता है। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड एक सेकंड रीजन है कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है। ये पूरा 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मैं बता रही हूँ व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो तुम यही सब लिखोगे। क्या है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, जरा डिस्कस कर लेते हैं। सो देयर इज अ सेकंड डीपर रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसीज। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग के बिना नहीं चलने की। डेमोक्रेसी विल नॉट रन इफ देयर इज नो पावर शेयरिंग। सो डेमोक्रेसी जो है वो नहीं रन होगी अगर पावर शेयरिंग नहीं है तो, क्योंकि जब सब लोग बिजी नहीं होंगे अपने काम में, जब सबको ऑल द सेट एंड ऑल द ग्रुप ऑफ पीपल विल नॉट बी acquired and equipped by their work, डेमोक्रेसी नहीं प्रैक्टिस हो सकती। All right, a democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. People have a right to be consulted on how they are governed. A legitimate government is one. एक अच्छी गवर्नमेंट, एक legit गवर्नमेंट वही है जहां पे one where citizens through participation acquire the stake in the system, कि जहां पे जो citizens हैं वो massive participate करें और वो participation से अपनी हिस्सेदारी दिखा सके। ठीक है जी। ये 2 रीजंस हैं पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है। पहला कि कॉन्फ्लिक्ट का चांस कम होता है, और दूसरा डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग चाहिए ही चाहिए। ठीक है जी। नाउ व्हाट वी गोइंग टू टॉक अबाउट, अब हम आते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, एक मिनट दीजिएगा मुझे प्लीज। Yes. So now we're going to discuss about what, अब हम आते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं that let us call the first of the reasons prudential and the second moral। पहला रीजन क्या है, देखो आपसे ना क्वेश्चन पूछा जाता है कि what are the prudential and moral reasons of power sharing। What are the prudential and moral reasons of power sharing। ये जो पहला रीजन है, ये पहला रीजन प्रूडेंशियल रीजन है, ये पहला रीजन प्रूडेंशियल रीजन है ऑफ पावर शेयरिंग, और ये जो दूसरा रीजन है डेमोक्रेसी वाला, ये मॉरल रीजन है पावर शेयरिंग का। प्रूडेंशियल का मतलब होता है मोर प्रैक्टिकल रीजन है पावर शेयरिंग का, और ये मोर मॉरल रीजन है पावर शेयरिंग का। ठीक है। सो लेट अस कॉल द फर्स्ट रीजन एज प्रूडेंशियल एंड द सेकंड एज मॉरल। Why prudential reasons stress on power sharing will bring out better outcomes. Moral reason emphasize on the very act of power sharing as valuable। ठीक है जी, ये प्लीज याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बताता है कि पावर शेयरिंग क्यों वैल्यूएबल है, और ये वाला रीजन बताता है कि पावर शेयरिंग का आउटकम क्या होगा। मोर प्रैक्टिकल रीजन है ये, और ये मोर मॉरल, मोर इमोशनल रीजन है कि डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग चाहिए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन। So with this I think I am going to end the class over here only। आज का जो सेशन है आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा if you find it fine, and
डू लेट मी नो। कल जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, टुमारो द नेक्स्ट सेशन जो भी आएगा उसके अंदर हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग जो है वो डिस्कस करेंगे। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग डिस्कस करेंगे, कितने टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग है उसको डिस्कस करेंगे। 4 तरीके के पावर शेयरिंग है, बस छोटा सा चैप्टर बच गया। 4 तरीके के पावर शेयरिंग है उसको अपन डिस्कस करेंगे। कार्टून्स बहुत जरूरी है, उसको डिस्कस करना है। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइज आर कमेंटिंग, टेलिंग मी इफ देयर इज एनी डाउट। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है रिलेटेड टू व्हाट वी हैव डन अंटिल नाउ, प्लीज डू लेट मी know. If there's any confusion that you people are having, do let me know in the comment section. And thank you very much for joining. It was so great having all of you people. I really hope that आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो लाइक नहीं करते हो तो कर दो भैया, इट गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन, लेट मी टेल यू। डू सब्सक्राइब टू द चैनल and at the same time make sure that you people are attending the classes on a regular basis. Thank you, bye bye, take care and have a great day. Okay.